हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 40 एमसीक्यू बताने वाला हूं सोशल साइंस का। सबको मालूम है कि 20 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। अगर वीडियो पूरा देख लेते तो यहाँ से 20 नंबर जो आप लोगों को OMR शीट पे करनी है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। टोटल हम 40 क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं, वो भी पूरे के पूरे चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपका इतिहास भी आ जाएगा, ठीक है, आपका भूगोल भी आ जाएगा, आपका नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दिए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पूरा का पूरा हम लोग 24 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैं इसको साइड करता हूं और पहला प्रश्न यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांस में, प्रश्न क्या है पहला कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, 1815 में कि 1830, 1848 के 1871 ईस्वी में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है अगर आंसर मालूम होगा तो, कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो सबको मालूम होना चाहिए कि 1848 ईस्वी में हुई थी। कब? 1848। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। और ये पहला प्रश्न आप लोगों को क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, और लास्ट में आप लोगों को बताना भी है आप लोगों को 40 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अगला है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन थे। यहाँ पे यंग है, यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक है वो कौन थे। गैरीबाल्डी, विस्मार्क कि काबूर कि मेजनी। ठीक है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी था। आगे अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से दिया जाता है। कह रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, तो इन चारों ऑप्शनों में से किसको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है ऑटोमन बिस्मार्क को, कि काइजर विलियम प्रथम को, कि हिटलर को, कि मेत्सिनी को। बताइए चारों ऑप्शनों में से बताना है आप लोगों को कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो वन बिस्मार्क को, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका ही श्रेय था जर्मनी के एकीकरण में, ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बताइए आप लोग क्या होगा कि 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी राज्य की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1848 ईस्वी में, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, कि सैन्य शासन की स्थापना हुई, कि गणतंत्र की स्थापना हुई, आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वाला, गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। जब 1839 में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में, और यह है कि जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय था। करा कि जो जर्मन संस्कृति था उसमें बॉक्सजिस्ट का क्या आशय था। उसके मतलब राष्ट्र की संविधान था, कि आम जनता था, कि संसद था। बताइए, पांचवा प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो देखिए जर्मन संस्कृति में जो बॉक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र से, किससे? राष्ट्र से। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को समझने में, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में दे सकता है। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न तो पॉपुलर, इसको तो आना ही चाहिए, कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र कि सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र की गणतंत्र। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या होगा राइट आंसर कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो वो सीमित राजतंत्र था। क्या था? सीमित राजतंत्र था। चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़ेंगे, और प्रश्न नंबर 7वां है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुआ था? 1814, 1815, 1816 कि 1817। तो देखिए नेपोलियन को जो पराजय हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1815 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर कीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ, देखिए प्रश्न नंबर 8वां है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। इस पे स्टार बनाइए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में, 1914 में, 1918 में, 1999? बताइए प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 1915 में। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, ये आप लोगों को बताना है। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? तो 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में उन्होंने आरंभ किया था असहयोग आंदोलन। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न नंबर 10वां है कि चौरी चौरा किस वर्ष घटित हुआ? करा कि जो चौरी चौरा घटना हुआ था वो किस वर्ष घटित हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1925? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौरी चौरा जो घटना हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 में, मतलब 10वें का ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए नमक कानून तोड़कर। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है करो या मरो का नारा किसका था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, कि महात्मा गांधी का? तो देखिए करो या मरो का नारा जो था ना वो महात्मा गांधी का था। किनका? महात्मा गांधी का था। तो ये प्रश्न नंबर 12 भी क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर अगर मैं 13 की तरफ बढ़ूं तो अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, की महात्मा गांधी? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904, 1857, 1855? तो देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो हुई थी 1885 में। कब? 1885 में। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 देखेंगे प्रश्न नंबर 15 की महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919, 1924, 1929, 1934? आप लोगों को बताना है कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए जल्दी से। सबको मालूम होना चाहिए कि 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 को लेकर, तो प्रश्न नंबर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, की ऑस्ट्रिया? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17वां, तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939 में, 1919 में, 1942 में? बताना होगा आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो सिंपल इसका आंसर आप दे पाओगे, 1914 में हुआ था। ठीक है, और ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, याद होना चाहिए आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 की संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? अभी हमने उसका मुख्यालय देखा जो कि न्यूयॉर्क में था। अब यहाँ से प्रश्न आ गया कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1920, 1942, 1947? प्रश्न नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्रीय संघ की। आगे अगर हम बात करेंगे वो प्रश्न नंबर 19, तो यह है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती की, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई की, अति पशुचारण? तो देखिए प्रश्न नंबर जो 19 है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई है।
इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 20वां यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन जो है ना साधन पुनः चक्रीय है। कौन सा साधन पुनः चक्रीय, लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की पशुधन। बताना है आप लोगों को कि कौन सा इसमें से ऐसा साधन है कि जो पुनः चक्रीय है। ठीक है, तो वो है आपका लोहा। लोहा जो है आपका पुनः चक्रीय है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बताइए, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी की, लेटराइट मिट्टी। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या होगा इसका राइट आंसर। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। किसमें, लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है, अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कि कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में बताना है आप लोगों को जो कोयला होता है वो किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन की, प्रवाह संसाधन, अनवीकरण योग्य की, नवीकरण योग्य संसाधन है। 22 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिए कोयला जो है ना वो आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। ये भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। 22 है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न अगला, तो 23 की तरफ अगर हम पढ़ेंगे तो उसको देखिए। तो अगला प्रश्न है जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असम में कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश। बताइए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो भाई सिंपल इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आगे हम बात करें 24, तो कह रहा बांधों का भी कहा जाता है। कह रहा कि बांधों को भी कहा जाता है, जो बांध होते हैं उसको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, कि जल स्रोत कहा जाता है, कि बाढ़ नियंत्रण का उपाय कहा जाता है, कि जल का भंडार कहा जाता है। आपको बताना है। ठीक है, बांधों को भी कहा जाता है। देखिए तो जो बांधों होते हैं तो बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, क्योंकि बांधों का उपयोग करके हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रिश्तेदार फसल है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है, कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। इनमें से कोई नहीं। ये 25 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बताना राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है, कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, की इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी। ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, क्योंकि भाई रेशेदार फसल कपास भी होता है, जूट भी होता है, प्राकृतिक रेशम भी होता है, इसमें सब में रेशेदार फसल है। इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं करा कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, आप लोगों को बताना है कि रबी की फसल कौन सा है। 26 है। चावल, मोटे अनाज, चना, वो भी चना में काला चना की बात कर रहा है, कपास। बताइए, तो देखिए जो रबी की फसल है ना, तो रबी की फसल यहाँ पे आपका चना। क्या है, चना, काला चना, ये क्या है, रबी की फसल है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका 27। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अभी रबी की फसल आता है, खरीफ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। करा गेहूं, सरसों, धान की, चना। बताना है आप लोगों को कौन सी खरीफ की फसल है। 27, तो भाई धान। धान क्या होती है, खरीफ की फसल है। ठीक है, क्लियर है। आगे प्रश्न बढ़ेंगे 28 की तरफ। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। करा कि जो मुंबई हाई है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मुंबई जो हाई है वो तेल संशोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध, मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत प्रमेय है। कौन सा खनिज जो है आधारभूत प्रमेय है। मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क की, तांबा। तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। यही खनिज आपका आधारभूत प्रमेय है। कौन, लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 29 हो गया था, अब हम लोग देखेंगे 30। ठीक है, देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि हेमेटाइट का संबंध किससे था। कह रहा जो हेमेटाइट है उसका संबंध किससे था,
तांबा से, बॉक्साइट से, कि सोना से, कि लौह अयस्क से, आपको बताना है। तो देखिए हेमेटाइट का जो संबंध है ना वो लौह अयस्क से, किससे? लौह अयस्क से। चलिए आगे बात करते हैं 31। कोरबा प्रसिद्ध है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? देखिए कोरबा, कोरबा मतलब कोयला, सिंपल आप इस तरह याद कर सकते हो। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे 32 देखेंगे। 32 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? मतलब किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है भाई? कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का, कि चाय का? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पॉपुलर प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आ जाता है। 32 क्वेश्चन बताना आप लोगों को। तो वह है आपका उर्वरक, उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। चलिए 33 देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कह रहा है कि भारत में जो वायु का परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो भारत में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा परिवहन साधन जो है वो भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। सबको मालूम है कि सड़क परिवहन भाई, घर घर तक सड़क परिवहन चला जाएगा। ठीक है, गली गली में भी। ये 34 का राइट आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 35 क्वेश्चन। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कह रहा है कि जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, कि अमृतसर में? 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 36 आप लोगों का है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके बीच सत्ता में साझेदारी है? ये 36 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार में बताना है कि किसके बीच सत्ता में साझेदारी है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं कि वो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब 36 हो गया, 37 की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए 37 कौन सा प्रश्न है? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य है? बताना है कि संघीय राज्य कौन है? भारत का संघीय राज्य है नहीं है। क्या बताना है कि नहीं है इसमें से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, की पंजाब, की दिल्ली? बताना है कि कौन सा भारत का संघीय राज्य है और नहीं है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश तो है, महाराष्ट्र भी, पंजाब, दिल्ली नहीं है। दिल्ली भारत का संघीय राज्य है नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 38 की तरफ। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा है जो सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, की मुद्रा? बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए सूची थोड़ी होता है, कृषि का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए सूची का विषय नहीं है। ठीक है, पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा। आगे बात कर लेते हैं 39। कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राज्यसभा है। कह रहा है कि संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की जो राज्यसभा है हिंदी, उर्दू, संस्कृति, अंग्रेजी। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर 39 का? तो इसका हो जाएगा हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की जो राज्य है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, राजभाषा होता है, राजभाषा थोड़ी होता है, राजभाषा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, यह होगा कि संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है, ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक, आगे अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो भाई 2008 में हुआ था नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए। अगर तैयार है आप लोगों का तो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एमसीक्यू आने वाला यहाँ से आप क्लियर कर पाओगे। वीडियो कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।